हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतिहास और अर्थव्यवस्था दो सब्जेक्ट का अध्ययन करा रहा था। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर आपके रिस्पांस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं मिले। इसका तात्पर्य ये है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ। जो भी कारण हो उसे कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर बताइए। फिलहाल हम लोग अभी इतिहास विषय की बात कर रहे हैं। पिछला लेक्चर हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का देखा था और प्राचीन इतिहास में हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे। तो मैंने आपसे बताया था कि पाषाण काल जो है उसको तीन भाग कालखंड में बांटा गया है। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। फिर पुरा पाषाण काल के भी हमने तीन विभाजन किए थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से यहाँ पर चापर चापिंग, यहाँ पर तक्षणी वेदनी खुर्चिनी, यहाँ पर भी तक्षणी वेदनी खुर्चिनी और साथ ही साथ ब्लेड। तो इस प्रकार से ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो उसी से आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पुनः जरा सा हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल की टाइमिंग देख लेते हैं। ये आपका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक था। ये आपका 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व था और ये आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व था। तो ये 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के समय तक चला था। तो आइए उसी से हम आगे की बात करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि निम्न पुरा पाषाण काल में जो कह सकते हो कि संस्कृति चलती थी या जिसके माध्यम से हम लोग उपकरणों का निर्माण करते थे वो कौर संस्कृति थी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मैंने आपसे बताया था कि कुछ उपकरण बनाए गए थे। अब जब इस निम्न पुरा पाषाण काल की बात की गई तो इन्हीं उपकरणों के आधार पर निम्न पुरा पाषाण काल में दो संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ था। जो हमारी पहली संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ उसे हम सोहन संस्कृति कहते हैं। और जो दूसरी हम बात करते हैं तो वो हमारी थी हैंड एक्स संस्कृति। तो ध्यान रखिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो दो संस्कृतियां हमको देखने को मिली उसमें से पहली संस्कृति आपकी सोहन संस्कृति थी और दूसरी हैंड एक्स संस्कृति थी। अब इस सोहन संस्कृति की यदि हम बात करें तो इसकी खोज 1928 में की गई थी और खोजकर्ता का नाम था D.N. वाडिया। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत सोहन संस्कृति की खोज 1928 में किसने की थी? D.N. वाडिया साहब ने की थी। और हैंड एक्स संस्कृति की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, हैंड एक्स। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हैंड एक्स की खोज सबसे पहले किसने की थी। ठीक है, तो उस नोट्स को आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको वहां पर इसका आंसर मिलेगा। तो मेरा इस क्लास का पिछली क्लास से पहला प्रश्न बनता है कि हैंड एक्स उपकरण की खोज किसने की थी। ठीक, मैं यहाँ पर सन लिख देता हूं। तो 1863 में हैंड एक्स संस्कृति की खोज की गई थी और ये खोज जो हुई थी वो पलवरम में हुई थी। कहां पर हुई थी? पलवरम में। तो आपके सामने जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा कि हैंड एक्स की खोज किसने की थी, और जिसने खोज की थी तो स्वाभाविक सी बात है हम वहीं से हैंड एक्स संस्कृति को मान लेते हैं। यानी हैंड एक्स संस्कृति या हैंड एक्स की खोज करने वाले व्यक्ति एक ही थे। इस संस्कृति की खोज 1863 ईस्वी में पलवरम नामक स्थान से हुई थी। और ये जो पलवरम है ये आप सभी को मालूम है मद्रास, वर्तमान में इसका नाम क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई में इसकी खोज की गई थी। तो आइए जरा सा इसके विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। जो सोहन संस्कृति है
इस सोहन संस्कृति का जो डेवलपमेंट हुआ ये उत्तर भारत में हुआ। और उत्तर भारत में मैंने आपसे कहा था कि जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसमें 2 प्रकार के उपकरण हमारे सामने आए थे। एक आया था चापर चापिंग और दूसरा आया मिला था क्या, हैंडेक्स। तो यहां पर जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया वो क्या थे, चापर और चापिंग। इस कारण से हम इस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम चापर चापिंग संस्कृति भी है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। दूसरी बात हैंडेक्स, तो हैंडेक्स जो है ये दक्षिण भारत में है, जो कि मद्रास दक्षिण भारत में है, और वहां पर इस संस्कृति की खोज हुई। यानी इस निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत हमारे पास कितनी संस्कृतियां आती हैं, 2। एक का जो संबंध है वो उत्तर भारत से है और दूसरे का संबंध जो है वो दक्षिण भारत से है। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। अब इन तीनों की अगर हम बात करें तो अब यहां पर हम सबकी बात करेंगे स्थल की, यानी जो निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थल थे वो कहां कहां पर पाए गए। चाहे वो निम्न पुरा पाषाण काल की बात हो, चाहे उच्च पुरा पाषाण काल की बात हो, चाहे वह मध्य पुरा पाषाण काल की बात हो। अब ये ध्यान रखिएगा कि हम जो है वो कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, कई सारी बुक्स में इसके तमाम सारे नाम दिए होंगे आपको, लेकिन हमको सभी नामों को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में 1 से लेकर के 395 तक लिस्टेड अनुच्छेद हैं, उसके अंदर कई और अनुच्छेद हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो हमें 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद याद होने चाहिए। ऐसा करना मूर्खता कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इनकी बात करें तो काल तो जो है उसके अंतर्गत स्थल जो आते हैं तो मिलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन होते हैं जो या कभी कभार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम केवल इसमें आज लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थल को। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक भारत का मैप बना देता हूँ और भारत के मैप में उसको इंडिकेट कर देता हूँ। इंडिकेशन करने के बाद मैं उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन करूंगा, तो आप कॉपी पेन लेकर के उनको अलग अलग अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करते हुए चले जाइएगा। तो आइए देखते हैं इन सभी के स्थल को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का मानचित्र रफली आपने डायग्राम बना लिया होगा या नहीं है, तो आप अपने भी किसी भी एक मैप को लेकर के बैठ जाइए। तो हम उसमें पॉइंट आउट करते जाएंगे, जगहों के नाम लिखते जाएंगे और उनका संबंध किस किस से है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ही स्थल का संबंध तीनों से है, तो आप उसको नोटिफाई करते जाइएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने इसको पहले से ही बना करके रखा था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्थल की यदि हम बात करें तो पहला स्थल आता है पोठोहार या पोतवार का पठार। यह पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और उत्तर भारत में रहने वाले अरोड़ा सरनेम के जो लोग हैं उनका मूल निवास स्थान यही क्षेत्र माना जाता है। अगला स्थल का नाम है चौतरा। चौतरा ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। दूसरा स्थल है पहलगाम। पहलगाम की यदि बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है और यह अमरनाथ यात्रा में एक मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला स्थल है प्रयाग। प्रयाग के बारे में हम सभी को जानकारी होगी ही। यह गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और अगले स्थल का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और रायसेन जो ज़िला है उसमें ये स्थित है। भीमबेटका का संबंध निम्न पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल दोनों से माना जाता है। ध्यान रखिएगा जो मैं ये लिख रहा हूँ तो ये हो सकता है आपको बहुत स्लाइटली ना दिखे, लेकिन मैं इंडिकेट करता रहूँगा कौन सा स्थान कहाँ पर है। मैं पॉइंट रखूंगा और उसका नाम बताऊंगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको सुन करके उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रयाग हो गया, मिर्जापुर हो गया, भीमबेटका हो गया। उसके बाद हथनौरा हो गया। हथनौरा के बाद अगला स्थल है नेवासा। नेवासा जी ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके ठीक पास में ही दूसरा स्थल है
चिरकी। चिरकी भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगले जिले की यदि हम बात करें तो अगले स्थल का नाम है सिंहभूमि। यह बिहार में स्थित है और बिहार में एक जिला है। और अंतिम स्थल की यदि हम बात करें तो डिंडवाना। डिंडवाना जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो इतने स्थल जो मेन हैं उनका यहाँ पर जो है वो मैंने नोटिफाई कर दिया है। तो अब आपका काम क्या है कि इनको पहले ध्यान से समझ लिए कौन कौन से स्थल कहाँ पर है। सबसे पहला कोतवार का पठार, आप सभी को मालूम है, ये जो है वो पाकिस्तान में आता है, ठीक। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिलता है इसका, क्योंकि हमारा यहाँ पंजाब है तो ये पूरा पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसका उल्लेख मैंने आपको पहले की क्लास में इसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये चौतरा जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, पहलगाम जम्मू में, सिंहभूम बिहार में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, प्रयाग, मिर्जापुर का तो नाम आप सभी ने सुना होगा, और प्रयाग उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हथनौरा मध्य प्रदेश में, चिरकी महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र में, डिंडवाना राजस्थान में। अब आइए इनको अलग अलग करते हैं और किसका संबंध कहाँ से है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है आपका पोतवार का पठार। तो ये जो पोतवार का पठार है ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद चौतरा। तो इस चौतरा की खास बात ये है, मैंने आपसे बताया था कि सोहनी संस्कृति और हैंडेक संस्कृति, ये दो संस्कृति मिली थी निम्न पुरापाषाण काल में। तो चौतरा एक ऐसा स्थान है जम्मू का जहां पर हैंड एक्स और उसके साथ ही साथ चापर चापिंग, ये दोनों उपकरण जो है वो इस स्थान पर पाए गए हैं। यानी इस संस्कृति के जो दो मेन कह सकते हैं कि उपकरण थे, हैंडेक्स और चापर चापिंग, ये दोनों जिस स्थान पर पाए गए थे वो कौन सा है, चौतरा। और ये चौतरा स्थान जो है वो जम्मू में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्थान आता है पहलगाम। पहलगाम जो है वो एक नदी है, लिद्दर नदी, उस लिद्दर नदी के तट पर स्थित है ये पहलगाम, ठीक है। और ये भी जम्मू में है। पहलगाम का नाम आप सभी ने सुना भी होगा अच्छी तरीके से। और इस पहलगाम का संबंध भी कहां से है, निम्न पुरापाषाण काल। यहाँ पर मैंने एक नदी का नाम लिया लिद्दर नदी। तो ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि लिद्दर नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहलगाम लिद्दर नदी के तट पर स्थित है, ठीक। और लिद्दर नदी किस नदी की सहायक है, ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है, ठीक। अब आगे की तरफ आ जाते हैं। आगे अगला स्थल है नेवासा। तो नेवासा का संबंध जो है वह निम्न पुरापाषाण काल के साथ भी है और मध्य पुरापाषाण काल के साथ भी है। नेवासा जो है ये कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक नदी बहती है, प्रवरा नदी। कौन सी नदी बहती है, प्रवरा नदी। इस प्रवरा नदी की यदि हम बात करें तो इस नदी का जो संबंध है वो पौराणिक संबंध है। ये देवासुर संग्राम से संबंधित है। जबकि एक असुर ने जब अमृत पी लिया था तो उसका नाश करने के लिए जो है एक कथा है, उसके हिसाब से उसी से संबंधित ये प्रवरा नदी है, ठीक है। आप इतिहास में जाएंगे, उसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी पौराणिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है नेवासा। और नेवासा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेवासा का संबंध आपका निम्न पुरापाषाण काल से भी है और मध्य पुरापाषाण काल से भी है। अब नेवासा की जो मेन खासियत है वो मध्य पुरापाषाण काल में देखने को मिलती है। मध्य पुरापाषाण काल की जितनी भी विशेषताएं हैं किसी भी प्रकार से अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक या कोई भी काल को डिफाइन करते हैं तो बताते हैं इस समय ये उपकरण पाए गए, इस समय ऐसे लोग रहते थे, इस समय इनकी ये बोलचाल की भाषा थी, इनके ये प्रकार के मृदभांड उपयोग करते थे। तो ये सारी की सारी जो उसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो हर काल में पाई जाती हैं। और ऐसा नेवासा जो है वो मध्य पुरापाषाण काल का स्थल है जहां पर मध्य पुरापाषाण की हर एक कह सकते हो विशेषताएं पाई गई हैं। तो इस प्रकार से नेवासा जो है वो मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है।
क्या कहते हैं हम इसको, प्रारूप स्थल। ये ध्यान में बात रखिएगा, ठीक है। नेवासा के बाद अगला स्थल है महाराष्ट्र का ही कौन सा, चिरकी। तो चिरकी का संबंध भी कहां से है, मध्य पुरापाषाण काल में है, और ये अगल बगल ही दोनों स्थित हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रवरा नदी के पास में ही इन दोनों स्थलों को हमने ज्ञात किया है, और ये दोनों स्थल कहां से संबंधित है, मध्य पुरापाषाण काल से। अब नेक्स्ट की बात हम करते हैं हथनौरा की। तो हथनौरा का जो संबंध है वो भी कहां से है, मध्य पुरापाषाण काल से। हथनौरा मैंने आपसे बताया कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो बहती है उस नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी, यहाँ पर मानव कंकाल पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, मानव कंकाल। बात सभी को समझ में आ गई। तो मध्य पुरापाषाण काल में मुख्य रूप से जो स्थल है वो 3 ही है, नेवासा, चिरकी, हथनौरा, ठीक है। उसके बाद हम जब भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका का संबंध आपका निम्न पुरापाषाण काल के साथ भी है। कहीं कहीं कुछ इतिहासकार इसको मध्य पुरापाषाण काल के साथ जोड़ते हैं, और कुछ या मुख्य रूप से इसका जो संबंध है वो कहां से है, उच्च पुरापाषाण काल के साथ में, ठीक है। तो भीमबेटका की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली बात, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन। तो रायसेन जिले में ये भीमबेटका है। इसकी खोज जो है वो श्रीधर वाकणकर महोदय ने की थी। किसने की थी, वाकणकर महोदय ने। उनका नाम क्या था, श्रीधर वाकणकर, ठीक है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो जो आधुनिक मानव की अगर हम बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय होना प्रारंभ होता है, और ऐसी स्थिति में वह चित्रकारी करना पसंद करता है, कुछ नक्काशी करना पसंद करता है। तो उसी के उदाहरण के फलस्वरूप ये भीमबेटका की हमको गुफाएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, और इन गुफाओं की खोज वाकणकर महोदय ने की थी। कुछ लोग बताते हैं कि इसमें 500 चित्र हैं, और जबकि कुछ लोग कहते हैं इसमें कितने चित्र हैं, 600 चित्र हैं। यानी कुछ बुकों की बात अगर हम करें तो उसमें 500 चित्र बताते हैं, कुछ बुक की बात करें तो उसमें 600 चित्र बताते हैं। कहा जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका के पास ही नीले रंग के कुछ पात्रों को भी खोजा गया है, और ऐसा कहा जाता है कि इन पात्रों में ही वो रंग बनाने का काम करते थे। यानी इन पात्रों से ही वो विभिन्न प्रकार के रंगों को बनाने का काम करते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो चित्रकारी की अगर हम बात करें तो पाई गई है, तो यहाँ पर वो 1 से 2 मीटर लंबे जो है वो चित्र मिले हैं। कितने, 1 से लगभग 2 मीटर तक लंबे चित्र मिले हैं। और अगर इन चित्रों की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े आकार के चित्र चूंकि बने हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने बड़े बड़े जानवरों को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हरे रंग की अगर हम बात करें और गहरे लाल रंग की हम बात करें तो उस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग इस काल के लोगों ने किया हुआ है। तो फिर से एक बार उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका की विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी खोज श्रीधर वाकणकर महोदय द्वारा की गई थी। उसके बाद यहाँ पर लगभग 500 से 600 चित्र की बात की जाती है। यहाँ पर कुछ नीले रंग के कुछ पात्र मिले हैं, जिसका इतिहासकार ये कहते हैं कि इन नीले रंग के जो पात्र हैं इसमें रंगों का प्रयोग, रंग बनाने का काम किया जाता था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 1 से 2 मीटर लंबे चित्रों को भी प्राप्त किया गया है, और इन चित्रों पर हरे और गहरे लाल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भीमबेटका की एक विशेषता है, या भीमबेटका में जो भी चित्र मिले हैं हमें वो उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता बताते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है वो वहां पर सिंगरौली बेसिन पाया जाता है। तो सिंगरौली बेसिन का जो क्षेत्र है वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मिर्जापुर का संबंध कहाँ से है? निम्न पुरापाषाण काल, और जगह क्या नाम है? सिंगरौली बेसिन। इसके बाद प्रयाग। अब हम प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में एक नदी पड़ती है, बेलन नदी।
कौन सी नदी पड़ती है? बेलन नदी। तो वह बेलन नदी का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है, उसके साथ ही साथ उच्च पुरापाषाण काल के साथ में भी है। ठीक है, तो ये भीमबेटका एक हो गया और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया? बेलन नदी। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो कंफ्यूजन कहीं पर भी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने मध्य पुरापाषाण के सारे स्थलों को पहले ही समाप्त कर दिया है। जो मुख्य स्थल बचे हैं यानी उच्च पुरापाषाण के काल से संबंधित जो 2 मुख्य स्थल हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, और शेष जो बाकी बचे स्थल हैं उन सबका संबंध कहाँ से है? निम्न पुरापाषाण काल से। तो आइए जरा देखते हैं कि बेलन नदी जो है उन दोनों का संबंध यहाँ से कैसे है और किस प्रकार से है। तो एक तो सीधा सा मैंने कह दिया कि जो बेलन नदी है प्रयाग, ठीक, तो यहाँ पर एक तो निम्न पुरापाषाण काल के स्थल इस जगह पर मिले, साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि मैंने कहा था कि होमो सेपियंस का उदय हुआ था यानी आधुनिक मानव का उदय हुआ था, तो जैसे यहाँ पर भीमबेटका की यदि हम बात करें तो भीमबेटका पर क्या की गई? चित्रकारी की गई। ठीक है, अब जो बेलन नदी है वहां पर एक नाला है, लोहंदा नाला। तो इस लोहंदा जो नाला है, इस लोहंदा नाला के पास में अस्थि निर्मित एक देवी की मूर्ति हमें मिली है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बेलन नदी में जो कारीगरी की गई है वो नक्काशी की गई है। क्या की गई है? नक्काशी। बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उच्च पुरापाषाण काल से 2 स्थल संबंधित, एक तो मैंने भीमबेटका बताया जो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? इसमें चित्रकारी के लिए। दूसरा स्थल बेलन नदी घाटी, लोहंदा नाला। ठीक, वहां पर क्या मिली? नक्काशी। नक्काशी किस प्रकार की? अस्थि निर्मित देवी। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो कह सकते हो मूर्ति मिली। तो इस प्रकार से ये 2 यहाँ संबंध, और अंत में बसता है कौन सा? सिंहभूम जिला। तो ये जो सिंहभूम जिला है इसका संबंध भी मध्य पुरापाषाण काल से है। ये सिंहभूमि जो जिला है ये कहाँ पर पाया जाता है? बिहार में। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं। मैंने कहा, पहले भी कहा कि स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य स्थल हैं जो कभी कभार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने उनको निकाल करके यहाँ पर उनको रखा है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो फिर से एक बार ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। सबसे पहला कोतवार का पठार। कोतवार का पठार का संबंध कहाँ से? निम्न पुरापाषाण काल से। चौतरा जो है, मैंने आपसे कहा था कि चौतरा जो है वहां पर चापर चापिंग उपकरण और उसके साथ साथ हैंडेक्स उपकरण, ये दोनों चौतरा में पाए गए हैं। चौतरा कहाँ पर है? जम्मू। पहलगाम जो है वो पहलगाम किस नदी के तट पर स्थित है? लिद्दर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? मैंने बताया लिद्दर नदी। और लिद्दर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये मेरा आपसे प्रश्न था, इसको मत भूलिएगा, आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के। उसके बाद अगला आइए तो सिंहभूमि। तो सिंहभूमि का जो संबंध है वो मध्य पुरापाषाण काल है, और सिंहभूमि जैसा आप देख रहे होंगे कहाँ पर स्थित है? बिहार में। प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में जो है वो बेलन नदी घाटी प्रमुख है। तो बेलन नदी घाटी का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से भी है, और उसके साथ ही साथ इसका संबंध उच्च पुरापाषाण काल से भी है। तो जो बेलन नदी है वहां पर मुख्य रूप से नक्काशी के लिए जो है वो लोहंदे नाले के पास एक अस्थि निर्मित देवी की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सिंगरौली बेसिन का जो आसपास का क्षेत्र है वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद जब हम भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका का संबंध जो है वो पहले तो निम्न पुरापाषाण काल के साथ है ही, और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको उल्लेख किया हुआ है भीमबेटका में आधुनिक मानव ने चित्रकारी की, जिसकी खोज वाकणकर, श्रीधर वाकणकर महोदय ने की थी। यहाँ पर लगभग 500 से 600 चित्र बताए गए हैं। मैंने कहा कई बुक में 500, कई बुक में 600 चित्र बताए गए हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक नीले रंग के कुछ पात्र मिले हैं, जिसमें ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसी में वो रंग का निर्माण करते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 1 से 2 मीटर लंबे चित्र मिले हैं, जिसमें हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हथनौरा की बात करते हैं तो हथनौरा जो है वो मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
एक गांव है, वहां से क्या प्राप्त हुए हैं, मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। चिरकी जो है, चिरकी से पहले नेवासा देख लीजिए। नेवासा जो है वो प्रवरा नदी के तट पर है। मैंने आपसे बताया कि जो प्रवरा नदी है इसका संबंध पौराणिक काल से है, ठीक है। तो नेवासा जो है वो उसका संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से भी और मध्य पुरा पाषाण काल से भी। नेवासा जो है वहां इसलिए इसके लिए मुख्य है क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल की जो समस्त विशेषताएं हैं वो इस स्थल पर पाई जाती हैं, इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल के लिए नेवासा जो है वो एक क्या है, प्रारूप स्थल के रूप में देखा जाता है। चिरकी जो है वो नेवासा के पास में ही स्थित है, वो भी मध्य पुरा पाषाण काल का है। डिंडवाना अगर राजस्थान की बात करें तो डिंडवाना का जो संबंध है वो भी कहाँ से है, निम्न पुरा पाषाण काल से है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको इसके सभी स्थल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब इन स्थलों को आप मैप में बकायदा लिख सकते हैं, उसको जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। इसके बाद चूंकि हमारा ये जो पुरा पाषाण काल है वो खत्म होता है और हम एंट्री करते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ से। इसके बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपना एक गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है ज्ञान सागर के नाम से, जहां पर आपकी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसएससी है, सीटेट है या टीटी है या फिर सुपर टेट वगैरह है और रेलवे के एग्जाम है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ये क्लासेस जैसी आपकी ऑफलाइन चलती थी बैच वाइज आपके कोचिंग संस्थान में, वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, यानी ये जो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन होगा वहां पर भी आपको 2 घंटे की क्लास रेगुलर मिलने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसका जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्राप्त हो जाएगा और उसमें सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला है अपना टॉपिक मध्य पाषाण काल। तो इसको अगर हम कालखंड की बात करें तो यह 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है। मध्य पाषाण काल को पाषाण काल का संक्रमण काल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको हम लोग अगली क्लास में कह सकते हो डिस्कस करेंगे। अब चूंकि ऐसा देखने में आता है और आप लोगों का भी, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं और उसको पढ़ने में कुछ दिक्कत आती है, इसलिए क्लासेस को हम थोड़ा सा छोटा करते रहेंगे और जल्दी जल्दी क्लासेस आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न जैसे पिछली क्लास में पूछता आया हूँ वैसा आज भी पूछूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे मैंने ये कहा था कि जो हैंडेक्स था इसकी खोज किसने की थी, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे कहा था कि जो लिद्दर नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है। तीसरा प्रश्न जो निम्न पुरा पाषाण काल है यह किस संस्कृति से औजार निर्माण करता था, यानी जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसमें किस संस्कृति द्वारा औजार का निर्माण होता था, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो पाषाण काल की खोज किसने की थी, ठीक है। और अंतिम है खुरचनी, तक्षणी और बेधनी में मुख्य अंतर क्या था, ठीक है। तो आपके पास ये 5 प्रश्न हो गए। हैंडेक्स की खोज किसने की, दूसरा प्रश्न लिद्दर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तीसरा प्रश्न निम्न पुरा पाषाण काल
में जो औजार बनाने की संस्कृति थी वो कौन सी थी। चौथा प्रश्न, पाषाण काल की खोज किसने की थी। और अंतिम प्रश्न, खुरचनी, तक्षणी और बेधनी में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही साथ हमें ये भी बता दीजिए कि क्या आप लंबी क्लास लेने में सक्षम हैं, यानी अगर क्लासेस 45 मिनट तक हो जाए तो कोई आपको समस्या तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको जरूर बताइए, इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए और पिछली क्लास को जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम जब भी अगली क्लास को पढ़ाएंगे उससे हम पिछली क्लास को से प्रश्न जरूर आपसे पूछेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड देना चाहता हूँ कि ज्ञान सागर ने अपना एक एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया हुआ है। आप सभी उसको जाकर के डाउनलोड कीजिए। उसका जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहीं से आपको जो नए बैचेस हैं उनकी रेगुलर क्लासेस, जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे आपको रेगुलर उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मैंने फिर से कहा कि आप लंबी क्लास लेने में सक्षम हैं या नहीं, तो हमें कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।